प्रोनाउन का? यस सर। टेस्ट निकाल लीजिए फिर। पहले मैं टेस्ट ही करवा दूं। टेस्ट कब मिला? आज मिला है? कल मिल चुका था? तो मिल चुका था तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो पहले वो कैब से काम करें, फिर आगे टेस्ट पे काम किया जाएगा। पहले वो कैब देखो, वन वर्ड लॉ रिलेटेड वर्ड्स, यानी ये लॉ से संबंधित वर्ड्स दिए जा रहे हैं आपको। और जैसा कि बताया था आपके बैच में, आप लोग डीएसए लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है? कर लीजिए। क्रांतिकारी तो इंग्लिश के लिए है, डीएसए लर्निंग मैथ रीजनिंग जीएस के लिए है। तो डीएसए लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, कर लीजिए। कर सकते नहीं? चलिए वापस आते हैं। लॉ रिलेटेड वर्ड्स, ये लॉ से संबंधित वर्ड्स है। वन वर्ड्स में काम आएगा अक्सर हम लोगों को। पहला वर्ड देखो लिखा स्टैचू लॉ, वैधानिक कानून। द होल ग्रुप ऑफ रिटन लॉज दैट आर मेड बाय अ पार्लियामेंट काउंसिल। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। कॉमन लॉ, सामान्य कानून, सबको पता होगा। द सिस्टम ऑफ लॉ दैट हैज डेवलप्ड फ्रॉम द कस्टम्स एंड द डिसीजंस ऑफ जजेस रादर देन फ्रॉम लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, सामान्य सा नियम है कॉमन लॉ। क्रिमिनल लॉ सबको पता होगा, फौजदारी कानून, लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स एंड दियर पनिशमेंट। ठीक है, सिविल लॉ, दीवानी कानून। वो दीवानों वाला दीवानी नहीं है, ये क्रिमिनल्स नहीं है। लॉज रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स रादर देन क्राइम। हाँ, इसमें डोमेस्टिक नहीं कर सकते, इसमें तो खेती बाड़ी का जो हो जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग सिविल लॉ। तो सिविल लॉ हो गया मतलब दीवानी कानून, जो जमीन जायदाद वगैरह, इसमें क्राइम नहीं है कहने का सेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून, लॉ रिलेटेड बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, कॉमर्शियल तो सबको पता होगा, व्यापारी कानून, जो बिजनेस वगैरह करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, उसमें जो लॉ का काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियल लॉ। कॉर्पोरेट लॉ, नैसर्गिक नैगमिक कानून, कॉर्पोरेट लॉज रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ कंपनीज और ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो उसको लोग कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं। ये सब चीज तो आप सुने ही होंगे सब कुछ। टॉर्ट पढ़ना है लॉ में ना, टॉर्ट एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है। टॉर्ट को बोलते हैं क्षतिपूर्ति। टॉर्ट, लॉ रिलेटिंग एक्शंस दैट रॉन्ग बट नॉट क्रिमिनल। तो क्षति, जैसे मान ले कार चल रहा है, किसी का शीशा तोड़ दिया, तो बोलता है इसका 500 रुपया 1000 रुपया हर्जाना दो, तो उसको क्षतिपूर्ति के तहत काम किया जाता है। इस पे कोई क्राइम नहीं है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, इसलिए शीशा से किसी को तोड़ भी दिया तो टेंशन मत लो, जेल नहीं जाएगा, है ना। पैसा है तो दो, ना तो भी कोई टेंशन नहीं। उसी को टॉर्ट बोलते हैं। हाँ? नहीं, कानून एक्चुअली क्या है ना कि गाड़ी बाड़ी ठोकने पर पकड़ा गया तो आदमी कूट सकता है तुमको, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली पता है क्या है, एक बार मेरी गाड़ी पीछे से किसी ने मार दिया। नहीं, मेरी गाड़ी में घटना 3-4-5 साल पहले की है। तो किसी ने मार दिया, उसने पता था, नया नया गाड़ी में लिया था, होंडा का था। हाँ, तो पीछे से ठोक दिया। अब वो गाड़ी है नहीं, बेच दिया। मैं गाड़ी 2-3 साल रखता हूँ, बेच देता हूँ। अब गाड़ी दूसरी मेरे पास आ गई। अभी तो पता है तुम लोग को होगा। हाँ, अभी 700 लिया, 700। गाड़ी जो नई होती है वही मैं लेता हूँ, अप टू डेट, एलेक्सा वाली। हाँ, तो गाड़ी बढ़िया अभी है। हाँ, क्या बेटा? एप्पल कार्ड क्या होता है मुझे पता भी नहीं। एलेक्सा, उससे बढ़िया कोई मार्केट में गाड़ी ही नहीं बिकाई है। 120 700 से बढ़िया गाड़ी मार्केट में है ही नहीं। इतनी अच्छी गाड़ी की चल रही हो कितने तेज में, कोई सामने आज एक्सीडेंट होगा ही नहीं। रोड के किनारे पे कहीं जा रहा हो तो गाड़ी अपना आप हिलना शुरू हो जाता है, कहीं भीड़ में जाकर अपना ब्रेक लग जाता है। सेंसर है, फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है वो, उससे बढ़िया गाड़ी है ही नहीं। छत खुलती है यहाँ से लेकर के वहां तक, 3 आदमी खड़े हो जाओ छत पे, उससे बढ़िया गाड़ी है ही नहीं, फुल्ली ऑटोमेटिक है। वापिस आ जाओ। तो क्या कहा, तो हुआ क्या कि गाड़ी मार दिया, हमने उसे पकड़ के ले गए थाने। अब थाने वाला बिठाए रखा, कुछ कर ही नहीं रहा। बोला कि आप भी पैसा दो, ये भी पैसा दे। मैं बोला कि मेरी गाड़ी में मारा इसने। बोला कुछ नहीं होना, अगर ये पैसा देता है मैं दवा बनाता हूं, आधा आधा दोनों मिलकर के बांट लेंगे। इसमें कोई कानून है ही नहीं एक्चुअली, ये कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंटल है ना, वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ठोकना मत किसी को, क्योंकि आदमी ठोक सकता है तुमको।
है ना, आदमी पीट सकता है, वो दिक्कत हो सकता है। तो टॉर्ट मतलब क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब तुम्हारे पास पैसा है नहीं, कहां से देगा? वो बोल रहा है ही नहीं पैसा मेरे पास, तो उसका नियम यह है कि गाड़ी पकड़ करके फिर कोर्ट जाएगा, नियम है उसका, गाड़ी पकड़ के फिर कहा कि गाड़ी छोड़ दो, और गाड़ी कहां जाएगा? कोर्ट में, और कोर्ट के माध्यम से भी क्षतिपूर्ति मिलेगा, जो कि जज डिसाइड करेगा कि गाड़ी में कितना क्षति हुआ है और कितना मिलना चाहिए, उतने दिन में तुम्हारा गाड़ी बर्बाद हो जाएगा। मुद्दा यही था, पुलिस ने समझाया कि गाड़ी यहाँ छोड़ोगे, महीना दिन यहाँ रहेगा, महीने दिन कोर्ट में जाएगा, और कब छूटेगा और कितने दिन में तुम्हारा तारीख आएगा, तो मामला यही था। हम कि भाई गाड़ी बनवा लूंगा, मेरा छोड़ दो आप, समझ गया बात को, मुद्दा ये। इसलिए इस समय कोई टेंशन है ही नहीं, गाड़ी ठोक गया चाहे ठोक दिया कोई मामला ही नहीं है, चलो वापिस आ जाओ। हाँ, इसलिए कोई पुलिस का धमकी दे तो डरने की जरूरत नहीं है। चलो, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है न्यायशास्त्र, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं, ये भी पढ़ना है सभी हम लोगों को, ठीक है। अलेज का मतलब आरोप लगाना, अलेज, ये अक्सर पढ़ते होंगे अलेजली, अलेज्ड बाय, तो इसका मतलब होता है आरोपित, जिस पर आरोप लगता है उसको अलेज बोलते हैं। पेपर में खूब आता है तो अलेज्ड बाय, इसे बाय लगाते हैं, अलेजली, जानबूझ कर आरोप लगाना। रिट सब लोग जानते होंगे, याचिका, रिट दायर कर दिया, याचिका दायर कर देना, अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कोर्ट दैट ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, तो उसको रिट बोलते हैं। जैसे किसी काम को करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया या आपने रिट दायर कर दिया, इस तरह से। इंजंक्शन कहते हैं निषेधाज्ञा, मना करने को, इंजंक्शन, है ना। एन ऑर्डर गिवन बाय अ कोर्ट व्हिच टेल्स समवन नॉट टू डू समथिंग, मतलब ऑर्डर ने, कोर्ट ने कह दिया कि यह काम नहीं करना है, उसको इंजंक्शन कहते हैं, निषेधाज्ञा, मना कर दिया। समन्स सबको पता होगा, बुलावा, कोर्ट के आदेश को समन्स बोलते हैं, तो समन जारी हुआ, न्यायालय का बुलावा पत्र। अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना, जिस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है उसको कोर्ट ले जाने की प्रक्रिया को अरेन कहते हैं। अरेन का मतलब कोर्ट में हाजिर दिलवाना, कोर्ट में हाजिर दिलवाना को अरेन कहलाता है। सबको पॉलिटिकल वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को तो खुद याद करोगे, टुगेदर एक साथ, वन माइंड, इन दैट पीरियड ओनली वन, नो वन, वन हर्ट इक्वल, देयर वाज अ टाइम, ठीक है, बेसिक है, इसको पढ़िएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब टेस्ट निकालते हैं, टेस्ट, क्लास टेस्ट 23 होगा हम लोगों का। प्रोनाउन का सेट है 01, प्रोनाउन का पहला टेस्ट है हम लोगों का। देखना जितना बनेगा बनेगा, क्योंकि प्रोनाउन अभी स्टार्ट हुआ नहीं आप लोगों का, बहुत बेसिक क्लास चल रहा है ना प्रोनाउन में, तो जितना बन जाए, घर बनाया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे तब बनता जब आप दैट पढ़ लेते, तो आपने पढ़ा नहीं अभी, तो दिस इज द ओनली थिंग, बाद में कराऊं, पढ़ा दूं तब कराऊं, है ना, तो मजा आएगा बनाने में, अभी जो है मजा नहीं आएगा। सिर्फ आंसर बताने से क्या फायदा है कि नहीं, क्या होता है, तो टाइम दूंगा एक दिन का ना, आज करवा ही देता हूं, तब असंतुष्टि नहीं होना चाहिए ना भाई। चलो कोई बात नहीं, करते रहो, फिर करो। देखो तो पहला यहां पे सीख दो, आए काम आएगा। कहीं भी ओनली वर्ड आ जाए, ध्यान रखना, कहीं भी और किसी सेंटेंस में ओनली वर्ड आ जाए, ONLY, तो आने वाले वर्ड में हमेशा दैट लगाते हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा? डी, पहला का आंसर डी, ठीक है। दूसरा, तो देखो, आई डोंट लाइक ऑफ दीज टू मैगजीन्स, अब दीज टू बोलो, दो के लिए क्या लगाते हैं, अब इसको याद कर लो। एनी का प्रयोग कहां करते हो, सुन लो, एनी का प्रयोग करते हैं दो से ज्यादा, सम का प्रयोग करते हैं दो से ज्यादा, नो वर्ड तो आएगा नहीं, वन मतलब एक के लिए, और आइदर दो के लिए। आइदर यहां पे दो लिखा है ना, तो क्या आना चाहिए, आइदर आना चाहिए, ठीक है। आइदर नेगेटिव बताया था मैं, एनी नेगेटिव था लेकिन दो से ज्यादा था, ठीक है। बाकी वो कुछ के लिए आता है। सम और एनी में क्या अंतर है, यहां कर आई डू नॉट लाइक आइदर टू, जहां भी टू दिख जाए क्या लगाओगे, आइदर, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, आइदर। तीसरा क्वेश्चन देखो, माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, बहुत बढ़िया, ये तो पकड़ में आ गया होगा। योर्स की ओर, डी ना, डी फॉर DSL ना, ठीक है। तो 3 का आंसर डी, पहला का आंसर डी लगाया था, दूसरे का आंसर आइदर लगाया, तीसरे का आंसर डी योर्स लगाया। दे इंजॉयड, हाँ बहुत सुंदर, इंजॉय वर्ड जहां भी आता है वहां सेल्फ प्रोनाउन लगाते हैं, तो दे इंजॉयड देम, नहीं सेल्फ थोड़ा होगा, देम सेल्व्स, सेल्फ होता है सिंगुलर, VS होता है प्लूरल, तो देम सेल्व्स। देयर वाज नन, देयर वाज नन, जहां भी नन आ जाए वहां दैट आता है, जहां भी नन आ जाए वहां दैट है ऑप्शन में, सी, नन जहां भी आके आता है दैट आता है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, अगला पॉइंट, अभी सब आगे पढ़ाऊंगा, सब आ जाएगा। अभी एक पढ़ा हुआ, एक क्वेश्चन आया योर्स वाला। अगला कह रहा है देम वेरी, सेंटेंस का शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होता है,
इसलिए देम से शुरुआत नहीं हो सकता, दे करना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा, THEY दे। फाइन, तो दे वेयर वेरी डिसिप्लिन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल दोज हुम वर, इसका पकड़ने का तरीका क्या है? हुम और हु। जब हुम आता है तो उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और हु आता है तो आता है वर्ब। तो यहाँ पे कहां लिखा क्वेश्चन है? वर्ब दिया वर्ब, इसलिए हुम ना आके हु आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 कह रहा है विद दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स टू अश्योर द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग दियर फेथ विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ 2 चीज समझना है। क्या जो दियर है, एक चीज समझना यह है कि THEIR, ये जो दियर है ये किसके लिए आया है? पहले समझिए कि दियर है क्या चीज। तो दे का प्लूरल क्या होता है? दियर, कल पढ़ा था। और ईट जो होता है वो सिंगुलर का होता है। तो दियर अगर यहाँ पे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले जाएंगे और चेक करेंगे कि आखिर ये दियर आया किसके लिए है। क्लियर हो गया? तो आप पढ़िए, विद दिस इनिशिएटिव दिस कॉर्पोरेशन होप्स दैट शो द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट टू प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग दियर। तो गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग दियर द कॉर्पोरेशन होप्स टू शो द पब्लिक दैट, तो पब्लिक के लिए नहीं आया है ना। देखो ये क्या कर रहा है? विद दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स टू अश्योर द पब्लिक, पब्लिक को अश्योर कर रहा है। लेकिन ये जो दियर आया पब्लिक के लिए रहा था, तो दियर फेथ विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो रिन्यूइंग दियर फेथ, तो नहीं फेथ पब्लिक का थोड़ी अश्योर कर रहा है, तो हमेशा कॉर्पोरेशन के लिए आएगा ना। देखो इसको, क्योंकि विश्वास किस पे होगा? कॉर्पोरेशन पर। क्वेश्चन जैसे डीएस में तुम पढ़ रहे हो तो फेथ किस पे होगा? तुम पर फेथ नहीं, तुम उस पर फेथ करोगे ना डीएसएल पे। तो इसलिए यहाँ पे इट्स का प्रयोग होना चाहिए, इट्स फेथ। नहीं देखो पढ़ के, विद दिस इनिशिएटिव, या जो शुरुआत है द कॉर्पोरेशन का, होप उम्मीद है कि अश्योर करेगा किसको? पब्लिक को। दैट की इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग, या भरोसा है कि प्रोवाइड करेगा अच्छा सर्विस, गुड सर्विस, एंड रिन्यू करेगा दियर फेथ इट्स द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? इट्स का। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द वुमेन, क्वेश्चन 4 में आ जाइए। दिस इज द वुमेन दैट ऑलवेज बियर्स अ ब्लैक सॉल टू वर्क। अब यहाँ 2 मुद्दा उठता है कि एक तो है कि दिस इज द लगाया, बिल्कुल सही किया है। दैट हो गया वो आरपी। ठीक है, अब बताता हूं। अब दैट की जगह हु होता तो भी सही होता, दैट तो भी सही है, विच होता तो गलत होता। इसलिए यहाँ पे कोई गलती नहीं। ऑलवेज बियर्स ब्लैक सॉल टू वर्क, कोई गलती इसमें है ही नहीं, नो एरर। गलती होने के चांस थे कहां? वुमेन से पहले द नहीं लगाता, यहाँ पे विच लगाता तो गलती हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल विच है, बताओ कहां गलती है? दिमाग लगाओ। अच्छा, कल क्लास किया तुम लोगों ने? इस बैच में क्या शुरू हुआ था? आरपी शुरू हो गया था। विच का प्रयोग पढ़ाया था। विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग के लिए। विच का पड़ोसी कौन है? नॉन लिविंग लिविंग, तो इसकी तो विच आएगा। अच्छा, अब पीपल है तो हैव तो होगा ही होगा, तो है में गलती तो है नहीं। समझ में आया कुछ? तो 100% हैव होगा, लेकिन पीपल के लिए विच आएगा कि हु आएगा? अब समझ में आया मुद्दा? नहीं समझ में आया जी? पीपल के लिए क्या आएगा? हु आएगा। हु का प्रयोग करते हैं, प्लट की कॉपी चेक कर लो, कल पढ़ाया होगा। हु का प्रयोग करते हैं लिविंग के लिए, और विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए। जब आरपी हो तब, रिलेटिव प्रोनाउन हो तब। याद आया? हाँ, चलिए आगे बढ़िए। विच, लेकिन बढ़िया से आंख खोल के पढ़ो, तब वहां पे जब सिलेक्शन और चॉइस होगा तब हम लोग दोनों के लिए करेंगे। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा, बीच में आएगा सेंटेंस के, तो हर हाल में वो नॉन लिविंग के लिए होगा। एकदम बाइफरकेट करके लिखवा दिया गया है, कहीं 1% डाउट का संभावना ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, कल ही पढ़ा हुआ ताजा है तो ध्यान में नहीं होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, इट वाज मी कि इट वाज आई, याद आ गया ना? यहाँ इट का प्रयोग पढ़ाया था ना। इट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते, इसे इट इज आई, इट वाज आई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना। 7, इट वाज हिम कि इट वाज ही, इट वाज ही। चलो 15 में से 2 4 5 तो बन ही गया, तो इट वाज ही। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड शेयर इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर सो दैट दे रिकॉर्ड्स आर, तो दियर रिकॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड, THEIR, पजेसिव रिकॉर्ड नाउन, दियर रिकॉर्ड्स।
देयर इसलिए आएगा कि पजेसिव का केस का प्रयोग होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। देयर रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट, उनके रिकॉर्ड क्या हो गए, अप टू डेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी शुड होल्ड सच कॉन्फ्रेंस मोर ऑफन सो दैट इट कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद द सॉल्यूशन। बताइए क्या होगा। देखिए कंपनीज प्लूरल है, शुड होल्ड सच कॉन्फ्रेंस मोर ऑफन सो दैट इट कैसा होगा, दे, जो कंपनीज प्लूरल है, दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद द सॉल्यूशंस। समझ नहीं आया। देखो हम जहां भी ईट और दे लिखा मिल जाए तो हमेशा पकड़ो कि वो आया किसके लिए, प्रोनाउन ईट किसके लिए आया है, कौन सा लग रहा बताओ। फिर देखो कंपनीज, क्योंकि सब्जेक्ट है कौन सा वहां पे, कंपनीज है, तो कंपनीज प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए तो आएगा नहीं, कौन सी बात है। अगर कंपनी होता तब ना वो ईट्स ईट्स लगता, कंपनीज है, एक से अधिक है, तो एक से अधिक के लिए ईट आया कि दे आएगा, दे आएगा। नहीं समझा। ईट सिंगुलर, दे प्लूरल। दे का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग सब चीज के लिए किया जाता है। दे का मतलब ये मत सोचना सिर्फ व्यक्ति के लिए होता है, ऐसा सोचो। समझ आ गया। अच्छा पहले ये सोचा होगा दे मतलब वे लोग, अच्छा अच्छा समझ आ गया। तो दे का हिंदी दो होता है, वे सब, वे वस्तु, वे लोग, वे जानवर, सबके लिए दे का प्रयोग करते हैं, इसको आप जान जाइए। दे का प्रयोग सिर्फ आदमियों के लिए नहीं होता, वस्तु के लिए भी, जानवर के लिए भी, कुत्ते बिल्ली के लिए भी, सबके दे का प्रयोग होता है। ठीक है हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। टुडे मेनी कंपनीज, अब देखिए मेनी के बाद कंपनीज आया, बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल सही है, गलती ही होता है। वर्किंग टू डिजाइन कंप्यूटर्स हु विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट। अब पकड़ में आ गया ना, क्योंकि हु तो हमेशा व्यक्ति के लिए आता है, इसमें अभी तक कोई व्यक्ति आया नहीं है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, यही पकड़ना है और क्या, कुछ है नहीं। कहां हु लगेगा, कहां विच लगेगा, कहां दैट लगेगा। तो आपने एक चीज फोकस किया, हमेशा जब भी चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन कुछ बनाइए, जितना बनाइए, तो हमेशा माइंड में कैलकुलेशन करिए, तो इस आपका पढ़ने का तरीका चेंज होगा। क्या सर, हम इतना क्वेश्चन बनाया तो मुझे एक आइडिया आपको देने के लिए मिला कि रिलेटिव प्रोनाउन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 4 5 क्वेश्चन कहां से थे। दूसरा, ईट का प्रयोग महत्वपूर्ण है, पता चला। तो इसका मतलब हमको रिवीजन किस पे करना है, रिलेटिव प्रोनाउन को बढ़िया से पढ़ना है। ईट तेरी अर्थी सजावे उते, फिर वापस आ जाते हैं, घबराओ नहीं, तब आ जाते हैं, तब आ जाते हैं। अभी तो पूरा पढ़ाना शुरू किया हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन जो कल आधा छोड़ा था, अभी आधा पूरा करूंगा। अभी एक क्लास पूरा जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है उस चैप्टर को मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं। क्या समझा, जिस पॉइंट को से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है उस पॉइंट को हाईलाइट करता हूं ज्यादा। अब आप उसी पॉइंट को क्या करना, रिवीजन करना। ठीक है चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जिसमें आपने देखा कि दैट विच कहां लगेगा, तो यहां तक काम आपका सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट में, देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सब हु क्या है। अब हु को कल कहा था कि सब्जेक्ट की तलाश, हिंदी निकलता है कौन, की तलाश कौन नहीं, समझना है। सब हु सब्जेक्ट की तलाश करता है, खत्म कहानी। हु का हिंदी होता है कौन, ऐसे समझना है। हु अगर आरपी का मतलब रिलेटिव, अगर हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो हिंदी होगा जो या। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सेंटेंस में बीच में आएगा, और सब्जेक्ट होगा तो स्टार्ट में आएगा, तो बीच में आएगा तो हिंदी होगा जो है जिसने। हु का प्रयोग करते कहां है सर, तो लिविंग नाउन में यूज करते हैं, लिविंग नाउन में यूज, शॉर्ट में लिखा हुआ याद करने के लिए। बात समझ में आ गया। तो इसीलिए हमने जहां पे विच लगा था वहां हु लगाया। क्लियर। हुम ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, हिंदी निकलता है किसको या जिसको। तो जहां भी तुमको बोलने का मौका मिल जाए किसको या जिसको, वहां पे क्या लगाओ, हुम। हुम के बाद अक्सर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और हु के बाद अक्सर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक टिप्स है जो क्वेश्चन बनाओगे तो सोल्व करने में मदद मिलेगा। ठीक है, इसका भी प्रयोग कहां करते हैं, लिविंग के साथ। उसी का आ गया हुज। हुज देखो क्या है, पॉसेसिव है, अधिकार दिखाने वाला। अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग होता है हुज का, हिंदी निकलता है किसका या जिसका। अब खुद सोचो कि किसका या जिसका आ रहा है तो दिखा, किसका कलम, मेरे पास एक गाय है, जिसका दूध, तो अधिकार हुआ कि नहीं। तो किसका या जिसका, लिविंग के लिए आ सकता है, और किसका गाय है, किसका बेटा हो तुम, किसका कलम है, समझ लो। तो इससे आ जाएगा। विच को दो कितना लिखा हूं, विच। आरपी मतलब रिलेटिव, तो जो या नॉन लिविंग के साथ हो, कितना स्पष्ट अलग कर दिया गया। अगर विच रिलेटिव प्रोनाउन हो तो जो या बीच में आएगा ना रिलेटिव, जहां भी बोलूं रिलेटिव समझो कि सेंटेंस के बीच में आएगा। कहां पे होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है।
अगर वो कौन सा हिंदी हो रहा है तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन या चॉइस दिखलाएगा। एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे विच ऑफ यू, तुम में से कौन, विच पेन, कौन सा कलम, डू यू लाइक, पसंद करते हो, है ना। तो क्या होगा, सेंटेंस का स्टार्ट में होगा कौन सा, सब लिखा था ना कल। आगे बढ़ो। फिर हमने एक लाइन कहा, एक स्ट्रक्चर यहां पे गौर से है, शायद हमने काम यहीं तक किया था ना, अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हु का प्रयोग कैसे करना। हु से पहले कोई क्या रहेगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहे, अगर ये पर्सन तुम्हारा सिंगुलर है तो यह भी क्या होगा, और अगर ये पर्सन प्लूरल है तो ये भी क्या होगा। ये बात कल पढ़ा दिया था, स्टार्टिंग नहीं बताया था। यू आर द बॉय हु हैज वॉन द मैच, नहीं बोर्ड पे नहीं पढ़ाया था, अलग से पढ़ाया था पेज पे जा करके, और कहा था आगे आएगा भी। यू आर द बॉय हु हैज नहीं याद आ रहा है, तो ये हो गया क्वेश्चन। जैसे यू आर द बॉय हु हैज, ये भी तो बना रहे हो क्वेश्चन, तो पहला ये हो गया, इसको लिखो। ठीक है, दूसरा क्या देखो, पर्सन है, पर्सन के साथ क्या आ गया, हुम। अब देखो क्या बोला, मुझे बोला था ना कि हुम के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट नॉट वर्ब, और हु के साथ देखो क्या लिखा है, वर्ब, है ना। सब एग्जांपल आएगा नीचे। तो पर्सन, हुम, अदर सब्जेक्ट नॉट वर्ब, मतलब सब्जेक्ट आएगा वर्ब नहीं आएगा। तीसरा क्या दिया, पर्सन, हु, सभी प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो यहां पे जो दिया है यू फील, यू थिंक, आई फील, वी थिंक, इसी प्रकार के वर्ड रहेंगे। कहां पे, यू हो गया सब्जेक्ट, फील हो गया वर्ब, इस तरह से योर थिंक, आई फील, इस तरह से आएगा। ठीक है, टाइपिस्ट ध्यान दीजिएगा, आर नहीं रहेगा, यू थिंक, आई फील, वी थिंक, कल वाला यही ना। जैसे कोई पर्सन का मतलब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया, हु के बाद अगर मान लो यू फील लिखा मिल जाए, हु के बाद मान लो यू थिंक लिखा मिल जाए, हु के बाद आई फील लगा मिल जाए, हु के बाद वी थिंक लगा मिल जाए, तो इसमें करना क्या है कि इसके अनुसार, ध्यान देना, इसके अनुसार जो पहले वाला है इसके अनुसार यह गाइड होगा। एक आ गया, लिखो ना इसको, फिर बताऊंगा एग्जाम्पल से क्लियर होगा, समझेगा। अभी इसको उतार लीजिए, एग्जाम्पल दूंगा, समझा दूंगा वहां। इसको चुपचाप उतार लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। उतार लिया, उतारो, सब उतार लो। इसको उतारिए, आराम समझिएगा थोड़ा पार्ट। एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा घबराई नहीं, आराम से काम करेंगे। उतार लिया। अब देखिए समझते हैं आराम से इसको, एक एक क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए यह एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल नहीं है, इसको समझाने के लिए दिया गया है। हमने एक सेंटेंस लिया, सुधीर इनवाइटेड रवि, कोई गप नहीं करेगा वरना दिमाग छूट जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन तो दिमाग का चीज है। सुधीर इनवाइटेड एक सेपरेट वाक्य है, कॉमन सा, बिल्कुल सही है। नीचे लिखा ही वाज अ फेमस डांसर, ही वाज अ फेमस डांसर। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं ना जी। अब सुधीर इनवाइटेड रवि, ही वाज फेमस डांसर, कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, एक लंबा सेंटेंस बनाना चाहते हैं। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि सुधीर इनवाइटेड रवि, सुधीर इनवाइट किसको किया है, रवि को। अब देखिए कि ही वाज अ फेमस डांसर, यानी ये जो ही आया है वो किसके लिए आया है, रवि के लिए आया है। अब समझना यह है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के साथ आखिर ऐसे तो नहीं कि सुधीर इनवाइटेड रवि ही वाज फेमस डांसर, तो यहाँ पे कॉमा लगाइए। अगर इसको जोड़ेंगे तो कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा कि आखिर रवि जो है वो क्या है, फेमस डांसर है, तो हमको बोलना पड़ेगा जो कि। तो क्या जोड़ा हमने, सुधीर इनवाइटेड रवि हु वाज अ फेमस डांसर। तो आप देखिए गौर से कि हु वाज, हु है कौन, और यहीं पे रवि के लिए क्या आ गया, वाज आ गया। तो यहां पे हमने क्या किया, ही को समाप्त किया, मतलब सेंटेंस हमने इसको तोड़ा है। रियल सेंटेंस कौन सा है, ये वाला,
समझ गया? रियल सेंटेंस कौन सा है? ये वाला। इसको हमने ऐसे तोड़ा और तोड़ करके बनाया दो वाक्य आपको समझाने के लिए। एग्जाम में कौन पूछेगा? ये वाला। रियल कौन सा है? ये वाला कि सुधीर इनवाइटेड रवि हु वाज अ फेमस डांसर। इसका कहने का सेंस है कि सुधीर इनवाइट किया किसको? रवि को, जो कि क्या था? फेमस डांसर था। यानी ही वाज फेमस डांसर, तो ही किसके लिए आया है? रवि के लिए आया है। तो इसी ही के बदले में क्या आ गया? हु। क्यों दा आएगा? अरे दा तो तब आता जो कॉमन नाउन होता है ना, कुछ आता तो प्रॉब्लम समझ आया? पहले आप लिख लो। ठीक है, तो ये पढ़ाने का तरीका नहीं है, ये मैंने क्या किया अभी एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। बहुत सिंपल, कैसे दो वाक्य को जोड़ता है, कहां पे आता है रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा सेम है, दो चार दिया, अमित हेल्प द गर्ल, शी वांटेड टू राइट अ लेटर। तो सिंपल क्या है, अमित हेल्प द गर्ल। अब देखो यहाँ पे ए गर्ल था, यहां पे आ गया तो क्या हो गया? द गर्ल हो गया। क्योंकि अगर स्वतंत्र होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन जैसे ही इसमें हु से जुड़ा तो क्या हो गया? द गर्ल हो गया। और यहाँ पे वांटेड टू राइट लेटर, तो रियल वाक्य ये वाला है। अब इसमें एरर क्या पूछेगा सर? इसमें पूछेगा द के स्थान पे ए लिख देगा, वांटेड के स्थान पे वांट्स कर देगा, हु के स्थान पे विच कर देगा। क्लियर ना? लिखिए आराम से। यानी यहां पे जोड़ने के लिए हु आएगा, क्यों सर? क्योंकि लिविंग है। यहां पे जोड़ने के लिए क्या आएगा? हु आएगा, क्योंकि लिविंग नाउन है। हो गया ना? अब दिमाग लगाइए, फिर नीचे आऊंगा। यहां तो लिख लिया सबने। अब यहां देखिए, सेंटेंस नंबर 3 देखिए, कह रहा लता हेल्प्ड एन ओल्ड मैन। लता ने मदद किया एक बूढ़े आदमी का। अभी तो बिल्कुल सही है, ठीक है। द क्राउड हैड बीटन हिम। अब दिमाग लगाओ कि यहाँ पे हु लगेगा कि हुम लगेगा? हुज लगेगा, हुम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब है ही नहीं। क्या प्रतिक्रिया है? द क्राउड है। यहाँ पे क्या था? वांटेड राइट लेटर। यहाँ पे क्या था? वांटेड वर्ब था। तो वर्ब था तो क्या आ गया? हु आ गया। यहाँ पे क्राउड सब्जेक्ट है, इसलिए हुम आएगा। इसे ट्रिक्स दे रहा हूं, ट्रिक्स। एक्चुअली पता क्या है, हु हुम हुज समझना बच्चों के दिमाग के बाहर की बात होता है। मैं उसको तोड़ दिया हूं ताकि आप समझो आराम से। यह दो वाक्य हैं, दोनों क्या आ जाएगा? हुम आ जाएगा। भीड़, भीड़ मार दिया किसको? बुढ़ा को, मतलब पीट दिया। देखो लिखा, लता हेल्प द ओल्ड मैन हुम द क्राउड हैड बीटन हिम। देखो क्या है बेटा कि लता हेल्प एन ओल्ड मैन स्वतंत्र वाक्य है ना, द क्राउड हैड बीटन हिम स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन इन दोनों को जोड़ना है, ताकि वो कौन सा रिलेटिव आएगा जो जोड़ेगा इसको। तो हु के बाद वर्ब आता है, हु के बाद, और हुम के बाद आता है सब्जेक्ट। तो देखो यहां पे क्राउड है, इससे जुड़ेगा क्राउड के साथ, अपने मन से वर्ब लाएंगे नहीं, इसलिए यहां पे जोड़ने क्या आ जाएगा? हुम। जिसको, यानी कि द लता हेल्प ओल्ड मैन। अब यहां पे एन के साथ क्या आ जाएगा? द। तो लता हेल्प द ओल्ड मैन हुम द क्राउड हैड बीटन हिम। हाँ ही मर जाएगा। समझा बात को? क्लियर वहां तक? आगे बढ़े, उठाएं। यहां से ही हट जाएगा। हाँ, लता हेल्प्ड द ओल्ड मैन whom the crowd had beaten। ठीक है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता ना करो। थोड़ा सा घर पे भी तुम लोग मेहनत करना, 2-4%। अच्छा, यहाँ पे हेल्प का अभी करवाऊंगा। टाइपिस्ट, ये हेल्प नहीं होगा, इसको हेल्प करिए। हेल्प द ओल्ड मैन
whom the crowd had beaten him नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है ना, इसलिए क्योंकि किसको पिटा, ओल्ड में पिटा है, तो हिम किसके लिए आएगा फिर? हाँ अलग था ना वहां पे। हाँ लिखो, सब लिख लो, क्या दिक्कत है? प्रेमचंद लिखा तो है, देख तो प्रेमचंद, प्रेमचंद वाज द पोएट। अब यहां पकड़ो तुम, गलती कहां है? 4 में पकड़ो गलती, चौथे में पकड़ो गलती कहां है? प्रेमचंद वाज द पोएट होम द इंडियंस एप्रिसिएटेड हिम नहीं आएगा। ठीक है, 5 में देखो, आवर न्यू नेबर्स होम वी लाइक वेरी मच इनवाइटेड अस टू टी, कोई गलती नहीं, हिम इसलिए ले, देखो समझो बात को, यहां पे क्यों नहीं लगा? होम द क्राउड हैड बीटेन हिम, तो क्राउड पिटा किसको? ओल्ड मैन को, तो हिम हिम क्यों आया फिर? सेंटेंस एक ही हुआ ना पूरा, तो वाक्य एक ही हुआ, तो डबल देने की जरूरत क्या उसे, क्यों रिपीटेशन हो गया ना ओल्ड मैन का, ये हिम आखिर आया इसलिए तो आया है, तो सेंटेंस लॉजिकल क्लियर यहीं से है, तो हिम देने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो, प्रेमचंद वाज द पोएट whom the Indian appreciated him, तो किसको किया? इसी को किया, तो जरूरत क्या फिर लगाने की इसको? समझो ना, थोड़ा सा आराम से पढ़ना है इसको। Our new neighbors whom we like very much invited us to tea, इसमें सब अलग अलग है, नो एरर। The boys whose parents are abroad are staying with us, अब इसको पकड़ो आराम से, दिमाग लगाइए, सही है या गड़बड़ है? उठाऊं पर और लिख लिया इसको, लिखो पहले, बताता हूं अभी, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतारो। द इंडियन लगाने से भारतीय हो गए सब। हाँ हाँ, उसी तरह से इंडियन एडजेक्टिव है ना, तो द लगाया तो भारतीय लोग हो गया। उतारा? कहां तक? 5 तक हो गया जी ना? छठा देखते हैं, छठा समझाता हूं, घबराओ नहीं, 5 तो लिखो, छठा समझाता हूं मैं, चिंता ना करो। पांच तक हो गए बेटा, तो छठे पे आते हैं, छठे पे देखते आराम से। छठा समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देखते हैं। द बॉयज हुज पेरेंट्स आर अब्रोड आर स्टेइंग विद अस, पहले काम करते हैं, इस हुज को हटाते हैं, ठीक, यहां पे लगाते हैं हम लोग हु, अभी बस वर्ड कितना है? 3-4 है, लगाते हैं हुम, अब एक हुज पहले से है। अब चेक करते हैं क्या मामला है। द बॉयज पेरेंट्स आर अब्रोड, अब जाकर दिमाग लगाओ कि द बॉयज वो सब लड़के, पेरेंट्स आर अब्रोड जिसके माता पिता विदेश में हैं, तो हुज नहीं आएगा, तो अधिकार नहीं दिखा रहा है, जिसके अधिकार, जिसका कलम, तुम्हारा कलम, अधिकार नहीं हुआ, जिसका कलम, तो किसका बच्चा है? पेरेंट्स का, अधिकार नहीं हुआ, तो हुज तो 100% सही है। फिर जिसके माता पिता कहां हैं, अब आर किसके लिए आया है? क्योंकि इस कॉमा के महत्व को समझना, कॉमा खतरनाक होता है, यानी कि ये जो पेरेंट्स था इसके लिए क्या आया, लेकिन कॉमा देकर किसको अलग कर दिया है, तो कहा कि तू थोड़ा बैठो आराम से, इसको क्या किया, आराम से बैठो, तुमको भर दूंगा अभी, ठीक ना, तो कॉमा तो छोड़ दिया इसको, और फिर क्या, हुज पेरेंट्स आर अब्रोड, एक वाक्य दे दिया यहां पे, इसको कॉमा से घेर दिया, तो तुम अब चल जाओ ऊपर, अब इसको पढ़ो, द बॉयज आर स्टेइंग विथ अस, समझ आया बात? यानी कौन रह रहा है मेरे साथ? लड़का, माता पिता तो विदेश में है, समझ आया बात? ये था, ये बिल्कुल सही हो गया। अब्रोड, अगर दूसरे देश में बाहर रहना तो वो देश में क्या बोलेंगे? अब्रॉड का मतलब विदेश होता है, और विदेश में जो लोग रहता है उसको फॉरेनर बोलते हैं, फॉरेनर, फॉरेनर,
हाँ, जैसे विदेशी लोग जो होते हैं ना उसको फॉरेनर बोलते हैं, और अब्रोड का मतलब देश से बाहर। तो भी अब्रोड में है, अब्रोड हो गए। हाँ, टिट फॉर टैट। इंडिया भी विदेशी है, ये हम लोगों के लिए अपना है ना। ये सर बोलता कौन है, हमको चेहरा दिखना उसका, कौन बोलता है, उसका चेहरा शकल देख कौन सा है, ये बीच वाला नाइक वाला क्यों बोलता है? नहीं, दाई वाला नहीं बोलता है, वो शरीफ लड़का है। हाँ, बहुत लंबा करके बोलता है यस सर। चलो वापिस आ जा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द वुमेन, दिस इज द वुमेन, द बिल्कुल सही लगाया है। हुज चाइल्ड वाज हर्ट, हुज आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। दिस इज द वुमेन हुज चाइल्ड वाज हर्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रिया हैज कॉल्ड द गर्ल, प्रिया हैज कॉल्ड द गर्ल हु। अब देखो यहां पे आई फील दिया नहीं दिया, अरे रूल था तो आई फील है ना। अब हु से अब करना क्या था कि इस हु का पड़ोसी कौन, इसके अनुसार सही हो गया। मतलब जहां भी आई फील आई लाइक आ जाए, देखो आई है सब्जेक्ट, फील है वर्ब, मेन हो गया। सुनो 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 सुनो, अब इसको तुम उठा करके शिफ्ट कर दो ऊपर, हटा दो कि नहीं है ये। अरे अंग्रेजी पढ़ो, इंग्लिश। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, लोग पागल हो रहा है कि फील भी है इज भी है, क्या लिखा भाई। इधर आ जाओ, तो तुम लाइट भी ऑफ कर देता है ना अंगड़ाई लेकर के, देखो क्या है। तो आई फील है ना, बता देखो समझो, जिस प्रकार यहाँ पे था ना कि इसके लिए बॉयज के लिए यहाँ पे आर आया, उसी प्रकार इस आई फील को चूंकि सब्जेक्ट प्लस मेन हो गया, अब इस कहां से आ गया तो लड़का कंफ्यूज कर जाएगा ना इस केस में। तो इस आई फील को तुम साइड कर दो, ऊपर कर दो उठा के। अब ऊपर जब कर दिया तो हु हो गया रिलेटिव, तो गर्ल हो गया मेन वर्ब, सॉरी मेन सब्जेक्ट, तो इसी के अनुसार क्या आ जाएगा इस। तो इस आई फील को कंसीडर ना करिए। हाँ, यही 4 निकाल के तुमको दे दिया हूं, ना 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 यही 4, और ये प्योर एग्जाम के लिए दिया हूं, ये बोल चाल की बात नहीं है, राइटिंग की बात नहीं है, सीधा एग्जाम में दिखेगा। हाँ आ सकता है, मतलब वो सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, मतलब फील लाइक वही सब रहेगा जाने में। हाँ बस 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 बस, ना ना बस 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 बस, याद हुआ ये। तो बोलो इज है कि नहीं है, वो सही हो गया। इसमें थोड़ा सा देखो क्या होता है ना कि इंग्लिश में 2-3 चीज याद करना, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। फैक्ट को याद कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपका बेड़ा पार है। क्योंकि ये इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूं ना कि क्वेश्चन सीधा दिखेगा ना तो मुस्कुराओगे और आंसर मार के आ जाओगे। अगर यहाँ पे आर आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधा मेरा शक्ल याद आ जाएगा ना परीक्षा हॉल में। हाँ ये फिल हो जाएगा। इससे कोई मतलब इससे तुमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और बच्चा गलती यही मार देता है कि आई फील इज गुड कैसा है, तो इसको हमने क्या कहा, उसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको यहां कर दो, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं हो यही समझना चाहता हूं, बस बस समझ गया तुम लोग। क्वेश्चन देखो, सुधीर लाइक्ड हुएवर केम इन हिज हाउस। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है हुएवर अलग अलग नहीं है, ध्यान देना, टाइपिस्ट एक शब्द है, एक शब्द है, हुएवर एक शब्द है। अब देखिए यहां पे एक वर्ड होता है वॉट एवर, तो हुएवर वॉट पढ़ाऊंगा आगे। तो हुएवर वॉट एवर इस वर्ड जब आता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वो काम करता है और खुद अपने आप में होता है सब्जेक्ट। तो हु का प्रयोग करते हैं व्यक्ति के लिए, व्हाट का प्रयोग करते हैं वस्तु के लिए। तो यहाँ पे अगर हुएवर के सामने व्हाटएवर होता तो गलत हो जाता, क्योंकि हुएवर है तो किसके लिए आया है, तो बिल्कुल सेंटेंस सही है। ललिता थैंक्ड हुएवर टॉट हर, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सबका प्रैक्टिस होगा आगे, चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे सब एग्जाम्पल ही था जिसके तहत हमने देने का प्रयास किया। घर पे जाके इस एग्जाम्पल को दोबारा पढ़ने का प्रयास करना। ये था हु विच दैट, दैट नहीं है अभी।
अभी दैट का अलग क्लास होगा। अभी हेडिंग बनाइए दैट, हेडिंग बनाइए दैट, उतार लिया, सब सही है। दैट, एक एक पॉइंट समझते रहना है, फिर आगे बढ़ना है। हाँ लिखो, मैं बोलूंगा पहले समझता फिर से। दैट का प्रयोग कहां का ध्यान देना, आफ्टर दैट इज यूज्ड। मतलब किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव दिख जाए तो आंख बंद करके इन्हें सोचना कि पर्सन है कि पर्सना है, सीधा दैट ही लगाना है। ठीक है, जैसे पटेल वाज द ग्रेटेस्ट मैन, अब यहां पे दैट की जगह पे हु रहता तो लगता कि मैन है सर, हु तो सही है, नहीं सर, क्योंकि ग्रेटेस्ट है, हर हाल में क्या आएगा, दैट है। लिखिए सुपरलेटिव, लेटिव के साथ हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई डाउट नहीं, सीधा फैक्ट है, याद कर लीजिए। आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज्ड, यहां पे अगर दैट की जगह हु लिखा रहता तो गलत हो जाता। सुपरलेटिव से लगाते हैं, हाँ सुपरलेटिव से पहले द भी लगाते हैं। शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, दैट आई नो, विच आई नो, हु आई नो, दैट आई नो, सब सही है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, हाँ क्या आपत्ति है, बोलो। बिल्कुल लॉलीपॉप है ना। तो दैट का पहला यूज समाप्त। रूल नंबर 2, यूज नंबर 2 में आ जाइए। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आ जाइए। यही क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर में था जो आपने बनाया होगा। दैट इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स, आफ्टर दिस। और याद, अभी पहला क्वेश्चन पर टेस्ट हुआ, पलट देख लो पहला क्वेश्चन टेस्ट वाला में। हाँ देखो पलट के दिख जाएगा तुमको, क्या लिखा, ऑल, सम, एनी, नन, ओनली, नथिंग, एवरीथिंग, ए फ्यू, लिटिल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, दिस, द सेम, प्लस नाउन, द ओनली, प्लस नाउन, इटीसी के साथ क्या आता है, दैट। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखो पहला क्वेश्चन, दिस इज द ओनली है ना। अब देखो ओनली मिला कि नहीं मिला, हर हाल में दैट, तो ये वर्ड याद करना पड़ेगा ना, बस। द सेम प्लस नाउन, द ओनली प्लस नाउन, ये कॉमा दिया है, द ओनली प्लस नाउन, सब में कॉमा नहीं है, इसमें कॉमा देखो, ये है, ये सब कॉमा, हाँ इन सब के साथ क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ये हो गया प्योर फैक्ट। ऑल के बाद दैट आएगा, सम के बाद दैट आएगा, एनी के बाद दैट आएगा, नन के बाद दैट आएगा, और दो क्वेश्चन आया होगा, नन भी आया होगा, ओनली भी आया होगा। अब बनेगा क्वेश्चन आपसे, क्या बेटा, द सेम प्लस नाउन, द सेम बॉय, द सेम गर्ल, द ओनली बॉय, द ओनली गर्ल, हाँ एनीबडी, जो लिखा है इसको याद कर लो, लिखा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, देयर इज मच, देयर इज, देखो मच यहां है कि नहीं है, आंख बंद करके क्या लगाएंगे, अगर यहां पे हु होता तो गलत होता, हाँ बोलो, हाँ ऑलमोस्ट। ये एनीबडी इसलिए दिया है कि यहाँ पे एनी ऑलरेडी दुकान लगा हुआ है, तो एनी के साथ जोड़ सकते हैं, सम लगा तो समबडी भी जोड़ सकते हैं, नोबडी हो सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है। अब देखो आगे, लिखा नहीं है क्या, रेडीमेड, करो करो जल्दी करो, बोलो। सेम तो लिखा है बेटा, सम कहां लिखा है, द सेम तो लिखा है,
द सेम बॉय। ठीक है, यहां तक। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, आसान है, मच है तो क्या आ जाएगा, आई हैव टोल्ड यू ऑल आएगा तो क्या आ जाएगा, देयर वाज समबडी आ गया, दैट आ जाएगा। दिस इज द सेम, देखो द सेम गर्ल आ गया, दैट आ जाएगा। द ओनली आ गया, गर्ल आ गया, दैट आ जाएगा। बस यही पकड़ना है क्लू, क्या क्या आ रहा है, कहां दैट आएगा। इसी में छेड़छाड़ कर देगा, गलती हो गया। दैट के सामने विच लगा दिया, हुज लगा दिया, हुम लगा दिया, गलती हो गया। क्या इसको याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है ना। लाख रुपया सैलरी चाहिए ना, तो याद करना पड़ेगा। ये वर्ड याद है, बनाएंगे क्वेश्चन, रिवीजन करते रहेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता रहेगा, आइडिया लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा अपने आप पढ़ते पढ़ते हैबिट से, है ना। कुछ कहानी किताब दिया, मतलब कहने का मतलब है कि आप एक आध घंटा अंग्रेजी में टच रहिए हमेशा, जब तक नौकरी ना लग जाए, जब तक जॉब ना लग जाए तब तक 2 घंटा अंग्रेजी पढ़ते रहिए, बाकी पढ़ते रहो। देखो मैथ में क्या है, जीएस में क्या है कि क्वेश्चन बनाते रहो तो बन जाएगा। इंग्लिश में क्या है कि अब बोलचाल की भाषा में है नहीं, इसलिए भूलते रहते हैं इसको, है ना। अगर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज बोलचाल की भाषा होती तो दिन में कुछ कुछ पढ़ते रहता इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ना तो 10 मिनट बोलते हो, ना एक पन्ना लिखते हो, ना सोचते हो, तो क्या होता है, ये फ्लिप हो जाता है। मुद्दा यही है, अगर आप इंग्लिश में न्यूज सुनते रहते, कुछ पढ़ते रहते तो मामला अलग था। बस में ये मुद्दा है, किसी को दिक्कत है। चलो आगे बढ़े। अब अगला देखो क्या कहता है, दैट इज यूज्ड आफ्टर इंट्रोगेटिव लाइक हु, हुज, व्हाट एटसेट्रा। लिखो फटाफट, लॉलीपॉप है। हु एम आई, मैं कौन होता हूं तुमको दंड देने वाला, तो हु एम आई दैट, यहां पे दैट इस बात कुछ और होता, क्या होता, गलत हो जाता। तो दैट की एक अलग दुनिया थी जो आप नया नया सीख रहे हो यहां पे। और सब में हमने 4-5 एग्जांपल खूब दिया हूं, खूब बढ़िया समझो आराम से, प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं। दैट का प्रयोग करते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा टॉपिक है जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट है, हु एम आई क्या हुआ, सब्जेक्ट है, वहां पे आरपी नहीं है। देखो तुम लोग समझो पहले, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है तो पता है ना, सेंटेंस के हर हाल में बीच में ही आएगा। ये मैं सोचो कि जहां भी हुआ आ गया चाप दें, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, तब मैं क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यार तूने कल ही पढ़ाया था कि हु सब्जेक्ट होता है लेकिन रियल नहीं होता, पढ़ाया था ना, फिर वही बात। है ना, हो गया ना। हु एम आई दैट आई शुड, बिल्कुल सब सही है, सारे सही है, कोई गलत नहीं है। सब में देखो दैट 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 लगा हुआ है। हाउ से सेंटेंस कम बनता है, आएगा तो दैट लगेगा, ये सेंटेंस बनेगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस बनना तो चाहिए ना। हाँ इंट्रोटिव होना चाहिए, सब इंट्रोटिव, कोई भी इंट्रोटिव होगा, लिखा इंट्रोटिव वर्ड्स कोई होना चाहिए जिसे सेंटेंस का निर्माण हो, फॉर्म हो। इंट्रोगेटिव कोई भी हो सकता है, सेंटेंस बनना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये 3 से सेंटेंस बनता है। बता रहे हैं तक। अगला रूल को आप हिंदी में लिखिए, क्योंकि अंग्रेजी समझ नहीं आएगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो समझिए इसको, तो हिंदी में बोल दे रहा हूं। ये जो नेक्स्ट रूल है इसका मैं हिंदी समझा दे रहा हूं, समझिए गौर से। यदि किसी व्यक्ति के साथ वस्तु या जानवर एक साथ प्रयोग किए जाएं तो उसके साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें यदि किसी व्यक्ति के, जैसे मान लो एक लड़की कुत्ते के साथ आ रही है, तो लड़की भी हो गई, कुत्ता भी हो गया, तो व्यक्ति के साथ क्या हो गया, जानवर हो गया ना, उस केस में दैट आ जाएगा। एक व्यक्ति डंडे के साथ आ रहा है, तो हिंदी दिखा दो रहा हूं, लिख लो हिंदी में, लिखो यदि, लिखो हिंदी भी लिखो, ये भी लिखना, पहले अंग्रेजी लिखो, फिर हिंदी लिखना, लिखो।
अंग्रेजी हिंदी दोनों लिख लो। दैट इज यूज आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स विच वन डिनोटिंग पर्सन एंड अदर डिनोटिंग एनिमल और थिंग्स। दैट इज यूज्ड आफ्टर टू एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहते हैं साथ साथ को, पड़ोसी को। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है? साथ, पड़ोसी, बगल, गिर, तो एंटीसीडेंट कहते हैं। हिंदी बोलूं? अच्छा उतार लो पहले। लिखो, यदि किसी व्यक्ति के साथ वस्तु या जानवर का प्रयोग किया जाए, यदि किसी व्यक्ति के साथ वस्तु या जानवर को जोड़ा जाए, मतलब जोड़ा मतलब साथ किया, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के साथ वस्तु या जानवर को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, यूज किया जाए, तो इसके साथ हु न लगा के दैट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ हु न लगा करके, विच न लगा करके दैट का प्रयोग किया जाता है ना। हु विच का प्रयोग ना करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के साथ वस्तु या जानवर का यूज किया जाए, जोड़ा जाए, जो हिंदी लिखो आप, तो उसके साथ हु विच न लगा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ हु विच न लगा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द गर्ल एंड हर कुत्ता, द गर्ल एंड हर डॉग। अब यहां पे दैट के स्थान पे हु होता, विच होता, तो क्या हो जाता? गलत। तो दैट हैड एंटर्ड द, बिल्कुल सही है। आई लाइक एवरीबडी एंड एवरीथिंग, एवरीबडी लोग हो गए, एवरीथिंग वस्तु हो गया, दैट इज सिंपल। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया? आपने देखा दो क्लास सिर्फ हमें किस पे लिया है? रिलेटिव प्रोनाउन पे। इसका मतलब इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। इस पार्ट को बारीकी से खुद से समझिएगा, क्योंकि आज मुझे पता है समझ में कम आया आप लोगों को। हाँ मैं समझता हूं, देखो चीजों को मैं जानता हूं, क्योंकि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है, जो चीज हम पहली बार सुनते हैं वो चीज थोड़ा सा टफ लगता है। तो आज का क्लास वाकई में थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो सब करवाऊंगा मैं। अब देख रहे हो कि हर जगह एग्जाम्पल खूब दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल कोई कमी नहीं कर रहा, 5-5, 7 एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन आप इसको घर पे जाके जरूर बारीकी से पढ़िए, एक बार, 2 बार, 3 बार एग्जाम्पल को पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर मिलाकर देखिए कि वाकई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना? रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? खत्म हो गया। अगला चलेगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि अब हो सकता है कल से पढ़ें। 10 है तो 7 हो गया, कल मैक्सिमम खींच देंगे। अब आगे कोई काम, आगे कोई जान नहीं है, मेन जान था रिलेटिव प्रोनाउन में।